जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का इस YouTube चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में संविधान के इस सीरीज में भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर 43 तक देख लिया था, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। आज हम लोग भाग 4 के अंतर्गत बचे हुए सभी अनुच्छेदों को याद कर लेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अंत में मैं एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आइए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 44 में है समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, हमारे देश में दो तरह के कानून हैं। पहला नागरिक कानून और दूसरा सार्वजनिक कानून। सार्वजनिक कानून के अंतर्गत संवैधानिक कानून, प्रशासनिक कानून, आचार संहिता ये सभी आते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर कोई हिंदू है जो कोई अपराध करता है तो उसे समान दंड संहिता के तहत उतना ही सजा दी जाएगी जितना कि कोई मुस्लिम, सिख या कोई अन्य धर्मों को दी जाएगी। उसी तरह समान सिविल संहिता में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे सभी धर्मों में अलग अलग कानून होते हैं। ये मुख्य रूप से 3-4 हैं, जैसे विवाह, तलाक, वसीयत, गोद लेना। इन सभी के लिए सभी धर्मों में अलग अलग कानून हैं। जैसे विवाह, बहुत सारे जगहों पे बहु विवाह की प्रथा है जो अब धीरे धीरे कम हो रही है। तो सरकार का कहना है कि आप एक विवाह कीजिए और दूसरा तब कीजिए जब आपके पहले वाली बीवी की डेथ हो चुकी हो या फिर पहले वाले बीवी से कोई संतान ना हो। उसी तरह तलाक में भी सभी धर्मों के लिए अलग अलग नियम हैं। वसीयत, बाबा दादा की ज़मीन बेटा पोता को कैसे मिले, इसके लिए भी सभी धर्मों में अलग अलग कानून हैं। तो इन सभी के लिए सरकार प्रयास कर रही है कि पूरे हिंदुस्तान में इन सभी चीज़ों के लिए एक समान कानून हो। हाँ, उनके रीति रिवाजों में कोई बदलाव नहीं होगा, बस इन सभी के लिए एक समान कानून हो, जो कि अभी भारत में नहीं लागू हुआ है। समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला और एकमात्र राज्य गोवा है। अगला है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में था कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य तथा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था। इसी में आगे चलकर 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में रख दिया गया, जिससे कि शिक्षा अनिवार्य हो सके। और अनुच्छेद 45 में कहा गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा तथा स्वास्थ्य की देखभाल की जिम्मेदारी सरकार की होगी, जिसके तहत आप देखते होंगे कि बच्चे को जन्म लेते ही सरकार की तरफ से बहुत सारे टीका दी जाती है और फिर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए जगह जगह पे आंगनबाड़ी केंद्र होती है। अगला है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST के लिए विशेष प्रावधान। उन्हें शिक्षा में आरक्षण मिलेगी, आर्थिक रूप से बढ़ावा मिलेगी, फिर राजनीतिक में भी छूट मिलेगी। जैसे आप देखते होंगे चुनाव के समय बहुत सारे ऐसे सीट होते हैं जो SC/ST के लिए रिजर्व होते हैं, वहाँ से केवल SC/ST ही खड़े हो सकते हैं। तो ये सारी प्रावधान अनुच्छेद 46 में है। अगला है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में है पोषाहार स्तर को बढ़ाने तथा स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करने के लिए नशीली दवाइयाँ तथा शराब पे प्रतिबंध करने का सरकार का कर्तव्य। सरकार की यह कर्तव्य होगी कि वह अपने राज्यों में पोषाहार स्तर को बढ़ाए, जिसके लिए आप देखते होंगे मिड डे मील की व्यवस्था की जाती है, राशन की व्यवस्था की जाती है। और फिर सरकार की कर्तव्य है कि वो अपने राज्यों में नशीली दवाइयाँ और शराब पे भी प्रतिबंध करें। ये जरूरी नहीं है कि करें, क्योंकि यह DPSP में है, अगर न भी करें तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ राज्यों ने कड़ी निर्णय ली है, जैसे बिहार, गुजरात, मिजोरम और नागालैंड। इन सभी जगहों पर पूर्ण शराबबंदी है। ये सारे प्रावधान अनुच्छेद 47 के तहत की गई है। अगला है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन का संगठन। इन दोनों चीज़ों को सरकार बढ़ावा देगी। कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि संबंधी उपकरणों पर सरकार बहुत कम टैक्स रखती है। जैसे मान लीजिए आप कोई कार खरीद रहे हैं और एक ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, तो ट्रैक्टर पे कार की अपेक्षा बहुत ही कम टैक्स रखी जाती है। और फिर खाद ये सब होगा, जैसे डाई, यूरिया या फिर गेहूं, जौ, इन सभी चीज़ों पे बहुत ही कम टैक्स रखी जाती है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए M स्वामीनाथन ने विश्व परिकल्पना करके हरित क्रांति की शुरुआत की थी। और पशुपालन में कहा गया है कि आर्थिक रूप से या फिर दुधारू पशु की हत्या नहीं की जाएगी। इन सभी चीज़ों की जिम्मेदारी सरकार को दी गई है। इसी में है अनुच्छेद 48 का क। इसमें कहा गया है पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीवों का संरक्षण।
इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे इसे जोड़ी गई है। इसमें कहा गया है कि कृषि के अंतर्गत हम वैसे पौधे को लगाते हैं जिनसे हमें डायरेक्ट प्रॉफिट हो, लेकिन पर्यावरण के अंतर्गत हमें वैसे पौधे को भी लगाना है जिनसे हमें इनडायरेक्ट प्रॉफिट हो, जैसे पीपल, बरगद, नीम। इन सभी पेड़ों से हमें कोई डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। इसी में है वन्य जीवों का संरक्षण। वन्य जीव में हम वैसे पशु को रखते हैं जिनसे हमें कोई डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं होता है, जैसे बाघ, हाथी, शेर। इन्हें हम खुद से नहीं पाल सकते हैं, तो इसके संरक्षण के लिए जगह जगह पे वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जाते हैं। जैसे बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क, यूपी में दुधवा नेशनल पार्क। ऐसे ही सारे जगहों पर नेशनल पार्क बनाकर और इन जैसे सारे पशु को संरक्षित किया जाता है। अगला है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व के इमारत, धरोहर तथा पुरातत्व की रक्षा करने की जिम्मेदारी राज्य की होगी। यानी जो भी चीज़ें राष्ट्रीय महत्व की है, जैसे ताजमहल, लाल किला, इंडिया गेट, अशोक स्तंभ, सारनाथ, इन सभी चीज़ों की संरक्षण करने की जिम्मेदारी राज्य की है, जिसके लिए भारतीय पुरातत्विक संगठन की स्थापना की गई है। अगला है अनुच्छेद 50। इसको आपको 50-50 से याद रखना है। इसमें है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर देना, यानी 50-50 कर देना। आइए जानते हैं इसे। देखिए, एक होती है विधायिका, जिसमें नेता लोग आते हैं जिनका काम होता है संसद में कोई कानून बनाना। अब उस कानून को कौन मान रहा है और नहीं मान रहा है, जिसकी जांच करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की है, जिसमें पुलिस, इनकम टैक्स लोग होते हैं। अगर आप उस कानून को नहीं मान रहे हैं तो ये लोग आपको गिरफ्तार करेंगे, और गिरफ्तार करने के बाद ये लोग न्यायपालिका को सौंप देते हैं। न्यायपालिका में जज साहब होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपको सज़ा कितने दिनों की होगी। तो कार्यपालिका की काम होती है गिरफ्तार करना और न्यायपालिका की काम होती है सज़ा देना। इसीलिए कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। अगला है भाग 4 के अंतर्गत अंतिम अनुच्छेद, अनुच्छेद 51। इसमें कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन। अभी तक हम लोगों ने भाग 4 के अंतर्गत जिन अनुच्छेदों को देखा, उन सभी में भारत के अंदर की बात कही गई थी। भारत में पर्यावरण की सुरक्षा करना है, शांति बना के रखना है, शराब पे प्रतिबंध रहेगा, वृद्धों के लिए वृद्धा पेंशन की व्यवस्था होगी। जो भी चीज़ें थी भारत के अंदर की थी। लेकिन अनुच्छेद 51 में है हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोचना है, हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति की व्यवस्था करनी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति के तहत जो भी कोई संधि होता है उसे हमें मानना है, उसकी उल्लंघन नहीं करना है। इसी के तहत हमें विश्व के सभी देशों की रेस्पेक्ट भी करनी है। तो आज हम लोगों ने भाग 4 के अंतर्गत सभी अनुच्छेदों को याद कर लिया है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा प्रयास कैसा लगा। और हाँ, पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है, जिसका सही उत्तर था अनुच्छेद 39। बहुत सारे लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था, जिनका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप लोगों का कमेंट पढ़कर बहुत ही अच्छा लगता है। और आज के लिए आपका एक क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के धरोहर, स्मारक और पुरातत्व के रक्षा करने की जिम्मेदारी राज्य की है। इसका क्या सही उत्तर होगा, आप लोग एक बार फिर से कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।